ना माइक ऑन कीजिए। कृति, सब लोग भागे हुए हैं। चलिए डॉली, यस सर। आप बताइए वेक्टर का डिफिनीशन क्या होता है? सर वेक्टर, सर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे ऐसे वेक्टर नहीं, कहते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा डिफिनीशन बोलना है जैसे मैं लिखाया हूँ। हैं। सर वेक्टर, नहीं याद किए हैं, चलिए अभी माइक ऑफ कीजिए। जो डिफाइन करके लिखवाते हैं ना उसको याद करना है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज नोन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से लर्न करेंगे तब ना हमको समझ में आएगा। वो तो आप थोड़ा बहुत तो हम जो समझाते हैं वो याद ही रहता है आप लोग को। चलिए प्राची श्री, माइक ऑन कीजिए। प्राची श्री माइक ऑन कीजिए। चलिए नहीं ऑन कर रहे हैं। अंशु कुमारी, यस सर। बिना मेरा आज्ञा के आप काहे भाग गए थे? 2 दिन क्लास नहीं किए हैं। सर शादी में गए थे। अच्छा, तो शादी का मिठाई खिलाइए, नहीं तो क्वेश्चन पूछेंगे, समझ लीजिए ध्यान से। चलिए आप बताइए, पहले वेक्टर का जो वीडियो डाले हैं यूट्यूब पर वो देखे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए आप। सर नहीं देखे हैं। तो कैसे आज समझ में आएगा ये बताइए? ये तो गलत सर बात है आज ना, हम बोलते हैं आ जाएगा, अगला क्लास में सब सही हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए माइक ऑफ कर लीजिए, हम पढ़ा देते हैं, तब आपको जब समझ में आ जाएगा तो हमको पढ़ाने में तो क्या दिक्कत है ना। चलिए देखिए ध्यान से, जिनको जो नहीं समझ में आया आराम से माइक ऑन करके हमसे पूछ सकते हैं। हम 5 डिफिनीशन लिखा चुके थे, अब 6ठे डिफिनीशन में आते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए एक है पैरेलल वेक्टर। क्या है? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? कहता है इफ टू वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, then both vectors are known as पैरेलल वेक्टर। कौन? पैरेलल वेक्टर उसको कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। देखिए इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं, ये दोनों पैरेलल वेक्टर का एग्जाम्पल है। ये भी जो एग्जाम्पल है दोनों पैरेलल वेक्टर का, ऐसा मत सोचिए कि दोनों पैरेलल नहीं है। मैंने कहा जिसका डायरेक्शन सेम हो जाए उसको पैरेलल कहते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा ही को सिर्फ पैरेलल कहेंगे। अगर यहाँ आप ए वेक्टर लिखते हैं और बी वेक्टर लिखते हैं तो ये भी पैरेलल हो गया, और यहाँ सी डी लिखते हैं तो सी डी भी क्या है? आपका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। क्या होगा आपका? पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, तो बात को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम जो बात बता रहे हैं कि दोनों क्या है, आपका पैरेलल वेक्टर हो गया है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा वो आप समझ चुके होंगे कि पैरेलल वेक्टर में क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। 7 में एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इसमें क्या कहेंगे? इफ टू वेक्टर हैव अपोजिट इन डायरेक्शन, then both vector is known as
if two vector have opposite in direction, then both vector is known as anti-parallel vector. Anti-parallel vector, देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर उसको कहेंगे। इसका एग्जांपल कैसा हो सकता है? तो देखिए ये इधर है, ये इधर है, एंटी पैरेलल हो गया। दूसरा एग्जांपल, ये भी एंटी पैरेलल है, देख लीजिए ध्यान से, एक दूसरे का उल्टा है। तीसरा एग्जांपल देखिए, ये इधर है, ये इधर है, ऐसे, ये भी एंटी पैरेलल का एग्जांपल है, देख लीजिए। अगर ये ए है और बी है तो ए बी भी एंटी पैरेलल हुआ, यहाँ सी डी भी एंटर पैरेलल है, और ई एफ वेक्टर जो है ये भी एंटी पैरेलल है। तो आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या डिफरेंस है जो। और गौर से नोट पॉइंट में ये भी लिखना है, चलिए जिनका नाम सिर्फ अंकित है, अंकित, वो माइक ऑन करेंगे। अंकित, अपना माइक ऑन कीजिए। आप बताइएगा दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? बोलिए जल्दी से। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है? चलिए आपको नहीं आता है, आप माइक ऑफ कीजिए अपना। चलिए बताएंगे निशु प्रिया, दो एंटी पैरेलल और पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना कितना होता है ये बताएं। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है और एंटी पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है ये बताना है। चलिए प्राचीश्री, डॉली, आकाश राज, सर 180 यस सर 180 मैंने डिग्री। वो नहीं पूछे हैं किसके बीच 180 होता है, किसके? यहाँ पर पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल दो गो है, सर किसके बीच पैरेलल 180? पैरेलल में 180। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए आप। चलिए एक और कोई बोले थे, वो बोलिए अब अपना आंसर। सर पैरेलल में 0, एंटी पैरेलल में 180। अच्छा ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए आप अपना। राजेश सिंह से जो ज्वाइन है वो बताएंगे पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए और एंटी पैरेलल के Yes, बीच का sir. एंगल क्या होना चाहिए। हाँ बोलिए। सर Angle पैरेलल between- वेक्टर 0 डिग्री, एंटी पैरेलल 180 डिग्री। हाँ तो एंगल बिटवीन, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। एंगल बिटवीन टू पैरेलल, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। क्या? 0 डिग्री। ठीक है, जबकि एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज 180 डिग्री। तो प्रॉब्लम है तो बताइए, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। आगे बढ़े, देख लीजिए, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। अब इसके बाद दो और वेक्टर की बात करेंगे। एक है लाइक वेक्टर और एक है अनलाइक वेक्टर। तो पैरेलल एंटी पैरेलल में समझ में आ गया होगा कि पैरेलल में डायरेक्शन सेम होगा, और डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल 0 डिग्री होगा, और एंटी पैरेलल में डायरेक्शन उल्टा होगा, और उल्टा मतलब 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इस बात को समझ के रखना है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब है अगला
8वां में लाइक वेक्टर, इसी का दूसरा नाम है इक्वल वेक्टर, इसी का अगला नाम है सेम वेक्टर। मतलब ये तीनों एक ही नाम है, बस इतने समझिए। लाइक वेक्टर रहे, इक्वल वेक्टर रहे, सेम वेक्टर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझिए अच्छी तरह से, इसको एकदम अच्छे से समझ के रखना है कि तीनों एक ही नाम है, लाइक, इक्वल और सेम वेक्टर। देखिए, इफ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then both vector are known as क्या? known as like vector। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर कहते हैं। इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से, क्या कहते हैं उसको? लाइक वेक्टर कहते हैं। इफ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन बोथ वेक्टर आर नोन एज लाइक वेक्टर, या इक्वल वेक्टर कहते हैं, या सेम वेक्टर कहते हैं। देखिए, इसमें जरा ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? डायरेक्शन सेम के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना है। मतलब मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही आपका आपका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यानी यदि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पर जो होगा ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वह हर हाल में बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तभी यह इक्वल वेक्टर कहलाएगा और सेम वेक्टर कहलाएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात करेंगे, वह कंसेप्ट की बात क्या होगा उसको समझिए। जितना भी लाइक वेक्टर है वह हर हाल में पैरेलल वेक्टर होगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पैरेलल वेक्टर जितना है वो सारा इक्वल वेक्टर होगा ये जरूरी नहीं है। यानी कि लिखेंगे लाइक वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल वेक्टर, बट पैरेलल वेक्टर may be क्या? लाइक वेक्टर। मतलब देखिए, सीधा सीधा बात लिखे, ध्यान से समझ लीजिए। लाइक वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल वेक्टर, लाइक वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल वेक्टर। क्या है? ये पैरेलल वेक्टर है। बट पैरेलल वेक्टर में बी लाइक वेक्टर, मतलब लाइक वेक्टर हर हाल में पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर लाइक कब होगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तब होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं ये बताइए अब आप लोग। कोई कष्ट है तो बोलिए। इसके बाद होगा अनलाइक और अनइक्वल वेक्टर। 9 में देखिए लिख रहे हैं अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर इसी को कहते हैं अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। कहता है इफ टू वेक्टर हैव डिफरेंट क्या? डिफरेंट। इफ टू वेक्टर हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड, different magnitude, if two vector have different magnitude or direction or both, then तब then both vector are known as क्या? अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर
कोई परेशानी है तो बतलाइए आप लोग। अब इन दोनों डिफिनीशन समझने में अगर कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को कोई डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, या मेरे बात से असंतुष्ट हैं तो भी बोलिए, बोलिए जल्दी से। किन्हीं को भी कोई कष्ट है तो बतलाइए, आपको पूरा पूरा, हम बस इतना बात समझ जा दीजिए कि आपको पता चल गया होगा। चलिए, इसके बाद जो है एक पोलर वेक्टर है। कोई नाम सुने हैं पोलर वेक्टर का आज तक? अगर सुने हैं तो आप हमको समझा सकते हैं। पोलर वेक्टर, फिर एक्सियल वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, देखिए हमने कहा ना कि टाइप बहुत तरह का होता है। एनसीईआरटी में 5-6 दिया है, हम तो 9 तक पढ़ा चुके हैं। फिर उसी तरह से हम 4-5 बुक का सारांश पढ़ाते हैं। उसमें से एक एनसीईआरटी बुक होती है, दूसरा एम करीम होता है, एससी वर्मा होता है, क्वेश्चन बैंक नीट का, जेई का, एडवांस का, ये सब में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके अनुसार हम आप लोग को पढ़ाते हैं। ऐसे सब इंग्लिश चैप्टर है, इंड नहीं हो सकता ये सब का, लेकिन हम लोग इंड करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देखिए 10 नंबर में है आपका पोलर वेक्टर है, पोलर वेक्टर है, ठीक है। और 11 नंबर में है एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। दो वेक्टर को एक साथ डिफाइन करने जा रहे हैं। पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर क्या है, आप लोग बताइए। एक्सल, नाम सुने कभी एक्सल का? अभी बताइए सर्फ एक्सल। एक्सल वर्ड कभी मार्केट में, घर में किसी को बोलते कहते सुने हैं? एक्सल कहाँ होता है? जो जानते हो बतला सकते हैं, बताइए जल्दी से, बोलिए बोलिए जल्दी से। एक्सल वर्ड सुने हैं आप लोग? कोई नहीं सुने हैं एक्सल वर्ड आज तक में? तो हम बताते हैं। साइकिल चलाए हैं ना, तो साइकिल का चक्का जो रॉड पर नाचता है, जिस रॉड के अबाउट, जिस पर पीछे बैठ करके देखिए पैर उस पर रखते हैं साइकिल में, आगे चक्का में लगा हुआ रहता है, ये निकला रहता है नट बोल्ट, और उसके अबाउट चक्का घूमता है, तो इसको कहते हैं एक्सल। और हिंदी में धूरा, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? धूरा कहते हैं। बात समझ में आ गया आप लोग को? नाम सुने हैं अब? एक्सल किसको कहते हैं? और एक्सल मतलब पहिया जो चक्का नाचता है जिस एक्सिस के अबाउट, उसको एक्सल कहते हैं। आप रूम में बैठे हैं, पंखा चल रहा है, आप पंखा में देखिए एगो रॉड एकदम स्थिर है, कुछ नहीं, ना घूमता है ना नाचता है, इधर उधर कुछ नहीं करता है, सिर्फ वो उसके तार पर पंखा घूमता है, तो ये रॉड को एक्सल कहते हैं। और एक्सल वर्ड जो है एक्सिस से बना है, और हिंदी में इसको कहते हैं धूरा। क्या कहते हैं? धूरा कहते हैं। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये एक्सल वर्ड, एक्सियल वर्ड जो आया किससे आया? वो लाइन के लॉन्ग, यानी कि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक लाइन के लंग घूमे तेजी से, तो उस लाइन को एक्सिस कहते हैं, और उसके अलॉन्ग जो वेक्टर होगा उसको एक्सियल वेक्टर कहेंगे। तब तो इसका यूज कहाँ होगा? रोटेशनल मोशन में होगा। कहाँ? घूर्णन गति में होगा। कौन गति में? रोटेशनल मोशन, यानी घूर्णन गति में होगा। यानी कि आप याद कर लीजिए, पंखा रोटेट करता है, चक्का रोटेट करता है, जहां उसमें इस तरह का वेक्टर यूज होगा, वहां पर हम लोग क्या कहेंगे? उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे, यानी कि घूर्णन गति कहेंगे। वहां पर एक्सियल वेक्टर का यूज होगा। आए बात समझ में कि अभी भी किन्हीं को कंफ्यूजन है? और पोलर वेक्टर का मतलब होता है लिनियर मोशन, यानी पोलर कोऑर्डिनेट मतलब एक लाइन में अगर चल रहे हैं तो उसके अलोंग जो वेक्टर होगा उसको हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर। तो याद कर लीजिए, पोलर मतलब लिनियर मोशन और एक्सियल मतलब रोटेशनल मोशन। याद रह जाएगा? पोलर मतलब लिनियर मोशन। फिर अगला दिन डिफिनेशन पूछेंगे सबसे। आज तो कुछ नहीं हम बोले हैं, अगला दिन हम छोड़ेंगे नहीं, बस समझ लीजिए। डिफिनेशन सबसे पहले याद होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तब पोलर वेक्टर का मतलब क्या हुआ? वह वेक्टर जो लिनियर मोशन को एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करने में हेल्प करे, उसको पोलर कहेंगे। और जो रोटेशनल मोशन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करे, उसको जैसे कहते हैं पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा है कि नहीं? आप लोग बताइए।
बोलिए जल्दी से। कितने लोग पंखा पर के नीचे बैठे हुए हैं? सब लोग कह रहे हैं पंखा चल रहा है, लेकिन पंखा चलता नहीं, नाचता है, घूमता है। गलत हम लोग वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं पंखा चला दो, तब पंखा को खोल करके घर से बाहर फेंक दीजिए। चलना मतलब लीनियर मोशन और घूमना मतलब, समझ रहे ना। लेकिन हम लोग दोनों को एक ही से समझ लेते हैं, और समझ लेते हैं तो क्या कीजिएगा, कोई उपाय तो है नहीं, है ना। तो जो घूमे, है ना, उसको एक्सियल वेक्टर से इंडिकेट करेंगे। आप बताइए पंखा तेज चल रहा है कि धीरे चल रहा है, ये कैसे पता करते हैं आप लोग? याद कीजिए, पंखा तेज चल रहा है कि धीरे चल रहा है, ये कैसे हम लोग पता करते हैं, ये बात बताइए। तो पंखा धीरे चले यानी कि चक्कर कितना तेजी से मार रहा है, मतलब कि कितना तेजी से घूम रहा है। मान लिया कि कोई पंखा धीरे धीरे घूम रहा है, नहीं, तब घूमने के वेक्टर को एंगल कहते हैं, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सीधा चलने को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या उसी को लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जल्दी जल्दी घूमे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा, और तेजी से चले तो वेलोसिटी बढ़ाएगा। मतलब समझ लीजिए बात को। यहाँ पर आगे फीस में बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए पहले बेसिक चीजों में हम ये सब पढ़ रहे हैं। यानी इतना तो बात समझ में आ गया होगा और लर्न भी हो गया होगा कि पोलर वेक्टर का मतलब लीनियर मोशन के लिए, और एक्सियल वेक्टर मतलब रोटेशनल मोशन के लिए। कोई परेशानी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, डिफिनीशन को थोड़ा लिख लेते हैं। यानी कि दोज वेक्टर which help to explain linear motion is known as polar vector। पोलर और करके लिखिए, और क्या दूसरा डिफिनेशन, दोज वेक्टर which had direction along the line of motion, along the line of motion is known as पोलर वेक्टर। कौन वेक्टर? पोलर वेक्टर। और इसका एग्जाम्पल जो होगा क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी होगा, फोर्स होगा, ETC, बहुत सारा टर्म होगा। ये सब किसका एग्जाम्पल होगा? पोलर वेक्टर का होगा। इसमें भी लिख सकते हैं उसी तरह से, दोज वेक्टर which help to explain rotational motion is known as axial vector। axial, या इसका दूसरा डिफिनेशन ऐसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दूसरा डिफिनेशन में, कि दोज वेक्टर which have direction along axis of rotation is known as क्या? एक्सियल वेक्टर। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जिसका डायरेक्शन हो उसको एक्सियल वेक्टर कहेंगे, और जो लाइन ऑफ मोशन के लॉ हो उसको पोलर कहेंगे। इसका भी एग्जांपल होगा, तो होगा सभी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए याद कर लीजिएगा, ये सब चीज को आगे यूज होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको थीटा से डिनोट करते हैं, एंगल से, है ना। एंगुलर वेलोसिटी
उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। इस बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, कैसे डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा से डिनोट करते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। एक एंगुलर मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा, केमिस्ट्री में सबसे पहले ये पढ़िएगा, एटॉमिक शब्द में सब पढ़ाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम ही करेंगे, वो केवल पढ़ा देंगे। एक टॉर्क होता है, टॉर्क का नाम कितने लोग सुने हैं? आप बताइए तो, टॉर्क कहाँ कहाँ लगता है, बताइए जल्दी से। आप लोग टॉर्क का नाम सुने हैं? देख लिए ध्यान से, अगर सुने हैं तो बताइए टॉर्क होता क्या है? यस सर। हाँ बोलिए, टॉर्क क्या होता है? सर रोटेशनल मूवमेंट में टॉर्क लगता है। अच्छा आप बताइए, फोर्स आपके इनटू परपेंडिकुलर। डिस्टेंस हम समझ गए, आप याद किए हैं, 10th 9th में अच्छा से पढ़े हैं। लेकिन आपको ये बताना है अब, कि आपको ये बताना है कि टॉर्क की जो बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं? टॉर्क की। वो आपके घर में कहीं लगता है टॉर्क? यस सर। और लगता है तो कहाँ लगता है, ये हमको यस एग्जाम्पल सर। बताइए, कहाँ लगता है? सर जैसे कि अगर दरवाजा खोल रहे हैं, हाँ उस केस बोलिए में भी बोलिए। लगता है जहां से मुड़ता है दरवाजा। हाँ, और दूसरा एग्जाम्पल बताइए। और देखिए सर एक बात बता देते हैं, ध्यान समझ लीजिए, टॉर्क के बिना हमारा लाइफ, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, टॉर्क के बिना जो है हमारा लाइफ अधूरा है। आप ईच एंड एवरी मोमेंट में टॉर्क की बात होता है, लेकिन आज तक बहुत लोग समझे ही नहीं कि क्या है। देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं, टॉर्क सुबह से उठते समय, रात के सोते समय तक टॉर्क लगता है। टॉर्क मतलब होता है रोटेशनल मोशन, और फोर्स मतलब होता है लीनियर मोशन। हम लोग तो बड़ा आराम से कहते हैं कि सर हम लोग फोर्स लगाए हैं, लेकिन अब आप बताइए मेरी बात ध्यान से, हमारी बात ध्यान से क्या समझना है उसको समझिए। बताइए, ये उंगली है ना, इसको बेंड किए तो टॉर्क लगा कि फोर्स लगा, ये बताइए आप, सोच लीजिए। उंगली बेंड कर रहे हैं तो टॉर्क लगा कि फोर्स लगा? टॉर्क। मुंडी को आगे पीछे ऐसे किए, क्या लगा? टॉर्क। हम लोग का बॉडी का लीनियर मोशन नहीं होता किसी पार्ट का, हाथ घुमाए देखिए, इसके बाद घूमता है, नट बोल्ट लगा है यहाँ पर, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये वाला जो लाइन है यहाँ नट बोल्ट रहता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होता है। इसके बाद देखिए घूम रहा है, यहाँ बॉल बियरिंग लगा रहता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है यहाँ पर। देखिए कलाई में क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ भी नट बोल्ट कसा हुआ है। देखते हैं पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है तो नट बोल्ट वो स्टील वाला कस देता है। तो कहने का मतलब, रोटेशनल मोशन के बिना लाइफ आपका संभव ही नहीं है। आप सोचते हैं कि लीनियर मोशन, लेकिन हम लोग करते हैं सब जगह रोटेशनल मोशन। गेट जब खोलते हैं तो कैसे खुलता है भाई? तो गेट जब खोलते हैं तो याद कीजिए, गेट आपका ऐसे खुलता होगा, ऐसे गेट रहता है ना, लगा हुआ, इसको ऐसा खोल दिए तो इसका लीनियर मोशन नहीं हुआ, ये रोटेशनल मोशन हुआ। देखिए इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, देख लीजिए ऐसे, ऐसे रोटेट कर रहा है, देखिए ध्यान से अच्छे से। या फिर गेट पूरा ऐसे नाचता है, जैसे ये एक्सिस है आपका ऐसे, तो ऐसे पूरा गेट नाचता है। यानी कि गेट नाचता है आपका, खुलता नहीं है। गेट में फोर्स नहीं लगाते हैं आप, उसको रोटेट करवाते हैं। फोर्स लगाने मतलब गेट खोल खाल को उठा के फेंक देते हैं, तब ना लगता। तो याद कर लीजिए, यहाँ हम लोग रोटेशनल मोशन की बात ज्यादा करते हैं, यानी एक्सियल वेक्टर वो कहलाएगा। अब किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो लोग पहली बार ज्वाइन किए हैं वो लोग याद रखेंगे, है ना, क्या याद ये रखेंगे कि आपका जो है, बात समझ लिया अच्छी तरह से, मीटिंग कटेगा दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होगा। फिर मीटिंग कटेगा 2-4 मिनट में, फिर तुरंत 2 मिनट में ज्वाइन कर लेना है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, और आगे डिफिनीशन की बात करते हैं, आखिर क्या होता है जो, ठीक है।
बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी जो, ठीक है। देखिए अगर गौर से समझने की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है उस बात को समझिए, है ना। देखिए इसके बाद 10 और 11 नंबर हो गया था ना, तो 12 नंबर में आते हैं, अगला डिफिनीशन के टर्म में आते हैं, है ना। और देखना चाहते हैं कि क्या है। देखिए एक है यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर, सबसे खतरनाक यही है, पीछे जो पढ़े उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर यही है, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है, यूनिट का मतलब होता है 1, यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। यानी आप सीधा सीधा लिखेंगे इफ मैग्नीट्यूड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, if magnitude of a vector, if magnitude of a vector is equal to 1, then vector is known as यूनिट वेक्टर। उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, नोन एज यूनिट वेक्टर कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू 1 देन वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर कहते हैं। लेकिन किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलेंगे कैसे, उस डिफिनीशन की बात करते हैं। तो याद कीजिए अगर कोई 5 मीटर नॉर्थ है तो उसको 1 मीटर नॉर्थ में हम लोग कैसे बदलेंगे। तब आप देखिए सबसे पहले ये बात भी और समझ लीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। कैप मतलब टोपी होता है, टोपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको देख लिए ध्यान से, कैप यानी किसी भी लेटर पर ऐसे देखिए कैप लगा दिया गया ऊपर से, तो इतना इज रीड एज, रीड इसको पढ़ा जाएगा READ, रीड एज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। इस बात को समझिए अच्छी तरह से, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, देख लीजिए गौर से समझ लीजिए, ए इज रीड एज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अगला पॉइंट में देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए जब ए कैप हो गया उसी तरह से बी कैप अगर लिखा रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे, इतना इज, अब इक्वल टू ऐसा करके नहीं, इतना को पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, ऐसे पढ़ेंगे। मतलब इस कैप को इतना लंबा लिखते हैं, बस इतना ही याद रखिए। अब किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलना हो तो क्या करेंगे, जैसे अभी बोले थे 5 मीटर नॉर्थ को 1 मीटर नॉर्थ में बदलना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और अगर किसी पर कैप लग जाए तो उसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। और अब हम लोग देख रहे हैं कि किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे बदलेंगे, तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे बदलेंगे उसको समझ लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है वेक्टर ए, इसको यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से उसमें डिवाइड कर दीजिए। जैसे 5 मीटर नॉर्थ था तो 5 मीटर से डिवाइड कीजिए तो 1 मीटर नॉर्थ बन जाएगा, और तब ये बन गया यूनिट वेक्टर। देख लीजिए ध्यान से, इसका डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। यानी तब यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन आपका ये हो गया, ये लर्न करना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर जब भी बदलना रहेगा तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब मैग्नीट्यूड लिखने का 2 तरीका था, इसलिए 2 तरीका से लिख दीजिए, वेक्टर आप बटा सिंपल लेटर से, इसको भी मैग्नीट्यूड कहते हैं और इसको भी मैग्नीट्यूड कहते हैं। आपको किस लेटर से लिखना है वो बात आप समझ लीजिए, गौर से समझ लीजिए मेरी बात को अच्छी तरह से। यानी यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना में किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको बोलिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको दिखाते हैं क्या, कैप से। ए कैप को क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। बी कैप को क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलना हो तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए,
यानी उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए तो आपका बात समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं है, समझ सकते हैं बात अच्छी तरह से आप। देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए मेरी बात को अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर एलोंग एक्सिस। अगला पॉइंट जो है वो है यूनिट वेक्टर एलोंग एक्सिस है। क्या है आपका? एक्सिस। तो आपको पता है कि एक्सिस कितने तरह का होता है? यूनिट वेक्टर एलोंग एक्सिस, एक्सिस कितने तरह का? 3, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और आपका जेड एक्सिस। 3 एक्सिस। आप लोग पहले 2 पढ़े थे, एक जेड अलग है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरे हाथ में एक लाल पेन है, एक ब्लू पेन है और एक जो है ब्लैक पेन है। देखिए अगर यहाँ पर बात समझिएगा अच्छी तरह से, ये रेड है और ये ब्लू है। यहाँ पर अभी जो फिगर बनाए हैं आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ऐसा है, यानी कि आप समझ सकते हैं बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, है ना। देखिए एक है आपका ये एक्स एक्सिस है, तो ये आपका बाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस क्या होगा? तो ये ऐसे इस पर खड़ा होगा, यानी समझ लीजिए इस तरह से होगा। तो एक एक्स, एक बाई और एक जेड। और देखिए आप लोग बताइए तीनों एक्सिस के बीच का एंगल क्या होगा, बोलिए जल्दी से। एक दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं। देखिए एक्स और बाई के बीच में एंगल कितना है? देखिए तो 90 डिग्री नहीं बना रहा है। और जेड अगर ऐसे हवा से निकलेगा आपके तरफ तो देखिए सब में जेड, जेड भी सब में क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। देख लीजिए ना, हम सब घुमा के दिखा रहे हैं, देख लीजिए एक्स बाई जेड सब जो है आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। ये बात पहले मैथ वाला याद करना रखना चाहिए, आप लोग को याद रहना चाहिए पहले से। यानी कि यूनिट वेक्टर एलोंग एक्सिस दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, यहाँ पर पहले हम लोग ऐसे फिगर बनाएंगे, और यदि इसको आप एक्स एक्सिस मानते हैं ऐसे, इसको एक्स मानेंगे और इसको बाई एक्सिस मानेंगे। आप बताइए जेड तो प्लेन में आएगा नहीं, ये तो 2D प्लेन है, तो जेड एक्सिस हवा में जाएगा ऐसे, यहां से सीधा निकलेगा हवा में आ जाएगा। तो बताइए ऐसा कैसे लाइन खींच सकते हैं कि डायरेक्ट हवा में आ जाएगा, फंस के चलवे नहीं करेगा। तो हम जानबूझ के क्या करते हैं, जो हवा वाला डंडा है ना, उसको इधर गिरा देते हैं और लिख देते हैं ये जेड एक्सिस है। बात समझ लीजिए क्यों ऐसा लिखे हैं, जो ये नहीं कि बाद में समझ आए कि सब एक ही प्लेन में है। ये हवा में उठा हुआ है, इसको जेड एक्सिस कहते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा जाएगा वो समझ लीजिए बात को। माना है किसने? हमारे साइंटिस्ट यानी न्यूटन ने सबसे पहले डिराइव करने के लिए इस बात को समझा है और माना है कि क्या होगा, जो इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से। और वह क्या है, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए देख लिए क्या है, यानी यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस जो होगा उसको माना गया है आई कैप से। आई ऐसे लिख करके और कैप, एक्स एक्सिस के अलग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको माना गया है आई कैप से, और यूनिट वेक्टर एलोंग बाई एक्सिस जो होगा उसको माना गया है जे कैप से। क्या कैप से? जे कैप से। देख लीजिए ध्यान से। और यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस जो माना गया है उसको माना गया है के कैप से। के और कैप यानी लगातार है, सिंपल है, आपको याद करना आसान है। एक्स बाई जेड आई जे के, याद हो गया? एक्स बाई जेड आई जे के, यानी कहने का मतलब उधर भी लगातार इधर भी लगातार। एक्स बाई जेड आई जे के, एक्स बाई जेड आई जे के, ये माना हुआ टर्म है, इसको समझ लिए बात को। तो देखिए एक्सिस जो इधर होता है ना, इसको पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं, तो इसको हम लोग आई कैप से डिनोट करेंगे, देख लीजिए ध्यान से। लेकिन इन निगेटिव एक्सिस को माइनस आई कैप से डिनोट किया जाएगा, याद कर लीजिएगा बात को। ये पॉजिटिव एक्स है तो इसको जे कोऑर्डिनेट से, और ये निगेटिव है तो माइनस जे से। उसी तरह से ये के है प्लस है तो के को प्लस, आप बोर्ड के अंदर जो धंसा हुआ है उसको माइनस के से डिनोट करेंगे। यानी बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर ये बताइए आप लोग। अब यूनिट वेक्टर 3 तरह का, ये बात समझ में आया कि नहीं?
एक्स वाई जेड। निशु समझ में आ गया पूरा अच्छी तरह से? डॉली Yes, sir. कोई कष्ट नहीं ना है? No, sir. अंकित 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 समझ में आ गया? जोर से बोलिए, आवाज आपकी नहीं पहुंच रही है। जब तक नहीं बोलिएगा हमको कैसे समझ में आएगा? समझ में आ गया है आप लोग को? अच्छा, जिनको कष्ट है वो माइक ऑन करके पूछ लीजिए क्वेश्चन, ठीक है? जिनको कोई कष्ट है। अंकित लगता है आपका ऑडियो काम नहीं करता है। चलिए तो आगे बढ़ें। देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। शायद किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है, तब तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे। एंगल मतलब ईच वेक्टर जो है एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहा है ना? यानी कि आई जे के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए नोट पॉइंट लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा पॉइंट। यूनिट वेक्टर आई जे एंड के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा? हर एक वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा है। हर एक वेक्टर एक दूसरे पर क्या कर रहा है? 90। आई जे के बीच का एंगल कितना होगा? जे के बीच का एंगल क्या होगा? सब बात ध्यान से समझते रहिए। हम जो बता रहे हैं वो 100% समझते चलिए बात को। हम क्या कह रहे हैं, जो हम अभी कह रहे हैं कि आई जे के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। आई के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। जे और के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। माइनस आई प्लस जे के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। माइनस के प्लस आई के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। यानी सभी यूनिट वेक्टर एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आगे बढ़े, देख लीजिए ये यूनिट वेक्टर था। अब हम लोग यूनिट वेक्टर जब चालू किए हैं तो यूनिट वेक्टर में ही रहेंगे हमेशा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया? सब लोग को याद हो गया है? पूछेंगे आप लोग से कि बाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, है ना? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा? सब लोग को याद हो गया होगा। तो चलिए, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, अब आप लोग की बारी है। थोड़ा सा और भी समझ लीजिए बात को, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद पढ़ना है। इसके बाद हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल वेक्टर। वन डायमेंशनल को शॉर्ट में 1D वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1D वेक्टर कहते हैं, है ना? तो 1D वेक्टर किसको कहते हैं, वन डायमेंशनल वेक्टर किसको कहते हैं, उसको पहले समझ लीजिए। तो दोज वेक्टर विच लाइज along axis is known as 1D वेक्टर, वन डायमेंशनल वेक्टर कहते हैं इसको। इसको लीनियर वेक्टर भी कहते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तब ना रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वेक्टर ए बराबर है 5i है, इसको रिप्रेजेंट करना है हमको। तो रिप्रेजेंट जो करना है उनको बात जल्दी समझ में आ जाएगा, या उनको समझने की जरूरत भी नहीं है जो मैथ थोड़ा ठीक ठाक से पढ़े हैं। ठीक ठाक से पढ़े हैं मतलब इसको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस दिखाएंगे,
अब x के अलोंग 5 यूनिट आगे बढ़ना है, 5 यूनिट आगे बढ़ना है, इस बात को समझ लीजिए। तो हम लोग क्या लिखते थे, 1 2 3 4 5। अगर आपको इसी क्वेश्चन का देखिए सारांश समझिए। अब अगर आपको 9th क्लास में कहा जाता कि आपका पॉइंट P जो है ना, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 और 0 है, और इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो किधर रिप्रेजेंट कीजिएगा, x पर कि y पर। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है 5 0 है, इसको x पर रिप्रेजेंट कीजिएगा, और वही लिखिएगा ना कि 1 2 3 4 5 जहां है वहां पर पॉइंट P लिख दीजिएगा, यानी उसका कोऑर्डिनेट बता दिया। तो जैसे आप वहां पर कोऑर्डिनेट में पढ़ते थे, नियामक ज्यामिति में पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पर वेक्टर में पढ़ना पड़ेगा। हम पहले ही पिछले क्लास में समझाए हैं, आपको मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, और इन सभी टर्मिनोलॉजी के बाद अगले क्लास में जोड़ पढ़ाएंगे। जोड़ समझ लीजिए, क्या पढ़ाएंगे, एडिशन, जोड़ने के लिए सिखाएंगे, लेकिन पहले उसके लिए इतना टर्म जानना जरूरी है। अब बताइए क्या है आपका, a बराबर वेक्टर 5i था, इसलिए कोऑर्डिनेट के जैसा ही दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जहां 5 लिखा रहता है वहां पर हेड बनाते हैं, और पूरा ओरिजिन से मिला देंगे टेल के साथ। अब ये वेक्टर a का रिप्रेजेंटेशन समाप्त हो गया। आए बात समझ में, वेक्टर a का रिप्रेजेंटेशन समाप्त हो गया। अभी अब आप लोग रफ कॉपी पर अभी आप बना के दिखाइएगा और भेजिएगा हमको रफ कॉपी पर कि वेक्टर b बराबर जो है -3j है, उसको ड्रॉ करके दिखाना है। और तीसरा जो है आपका वेक्टर c बराबर जो है -4i है। इस दोनों को रिप्रेजेंट करके जल्दी से भेजिए हमको, कहाँ पर, पेज पर रिप्रेजेंट करके जल्दी से भेजिए, तब तक हम आपका इंतजार करेंगे। देखिए ये तो थोड़ा सा आसान था, बता दिए हैं कि कोऑर्डिनेट के जैसा ही चलता है। चलिए मैं भी खींच देता हूँ फटाफट, अगर आप लोग कहते हैं तो। यहाँ वेक्टर बी अगर खोजना था तो मैं पहले एक्स लिखूंगा, वाई लिखूंगा। अच्छा जे है, जे का मतलब हुआ माई एक्सिस, जे का मतलब हुआ बाई एक्सिस, और ये माइनस बाई एक्सिस हो गया। तो माइनस बाई एक्सिस जब हो गया तो यानी कि वेक्टर ये इधर की ओर चलेगा, इतना बात समझ में आ गया होगा, और दिस इज द वेक्टर बी हो गया। अब उसी तरह से वेक्टर सी है जो -4i है, यानी यहाँ पर x और y ये बनेगा पहले, सबसे पहले, और i का मतलब होता है x, तो यहाँ पर ये हो गया इधर -4, यानी वेक्टर सी हो गया। देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, उस बात को समझ लीजिए। ये हो गया 1D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग 2D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, आने की 2D वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ना, उसको देखेंगे। देखिए बात समझिएगा, 2D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसको समझिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर, यानी क्या होगा, यहाँ पर जो 1 के बदले था वहां 2 डायमेंशनल आ जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। दोज वेक्टर विच लाइज ऑन द प्लेन। देखिए हम लिख देते हैं, फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर, यानी यहाँ पर 2D वेक्टर लिखा जाएगा। दोज वेक्टर विच लाइज ऑन प्लेन, लाइज ऑन प्लेन, प्लेन मतलब समझते हैं प्लेन सतह पर जो रहे, एक्सिस के अलोंग, इज नोन एज 2D वेक्टर, या इसी को कहते हैं प्लेनर वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनर वेक्टर भी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ पहले, कि वेक्टर ए बराबर जो है 3i है और +2j है। अब देखिए, अब आपको मैं समझाने का तरीका बताता हूँ। यही क्वेश्चन जब आपका 9th 10th में था मैथ में पढ़ना, तो याद कीजिए क्या था, ये वेक्टर ए बराबर 3i + 2j है, आई का मतलब एक्स एक्सिस और जे का मतलब वाई एक्सिस। आपको वहां पर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट या ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे दिया रहे 3 और 2, तो
प्राची श्री बताएंगे। प्राची अपना माइक ऑन कीजिए। माइक में नहीं, उनको तो लगता है छोड़ के भागल रहते हैं काय लोग। आप बताइए, ए वेक्टर में इतना लिखा हुआ है तो ए का काफी मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है और वाई का कोऑर्डिनेट कितना है, ये बताइए आप। मैथ x3 और y2। बाई 2 है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे ये बात पता है आपको? अगर इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना रहता था तो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स है, ये वाई है, और हम तो ऐसे करते थे। आप लोग कैसे करते हैं ये पता नहीं है, हम ऐसे करते थे कि अच्छा ये एक्स में 3 है तो 1 2 3 ये एक्स में गया, यहाँ 3 हो गया। बाई में 2 है, अच्छा 1 2 यहीं तक गया, 1 2 हो गया। इसके बाद यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन ले जाते थे यहाँ, और ये पॉइंट दिखाते थे और लिखते थे ब्रैकेट में कि 3 2 का पॉइंट है। क्या आप लोग भी ऐसे ही दिखाते थे पॉइंट ए को? बात समझिए तो देख लीजिए, आप लोग भी शायद इसी तरह दिखाते होंगे कोऑर्डिनेट। एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना कि कोऑर्डिनेट ही दिखाना है, यानी कि उसी को थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में बदलना है। उसी को थोड़ा क्या करना है, स्टैंडर्ड भाषा में बदल देना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपको हम एग्जाम्पल में समझा दिए हैं कि हम सोचते क्या है और लिखते क्या है, लेकिन यही जब वेक्टर की बात आएगी तो वही चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब समझते हैं ना। वही आटा का रोटी बनाइए तब भोजन सिंपल हो गया, वही आटा को तल दीजिए आप पूरी बना दिए तब भोजन स्टैंडर्ड हो गया। तो ये स्टैंडर्ड है, आप लोग पहले सिंपल पढ़ रहे थे। तो स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के साथ दिखाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे है ना, एक्स एक्सिस लिखेंगे, बाई एक्सिस लिखेंगे है ना। और यहाँ पर आपको पता है कि 3 में आई में 3 यानी एक्स में 3 जाना है इसमें इतना, और जो पॉइंट मिलेगा ना उस पॉइंट को क्या करना, ओरिजिन से ऐसे मिला देना है। और जो पॉइंट पी हम लोग दिखाते थे ना, उस पॉइंट को नहीं दिखाना है, उस पॉइंट पर एरो बना देना है, और ये वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और वेक्टर ए अब ये बता रहा है कि इधर की ओर आप गए हैं, जो कितना गए हैं, इधर की ओर गए हैं 3 और इधर की ओर गए हैं 2, यानी वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होगा। जब ऐसा लिखा रहेगा तो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। तो अब आपकी बारी है, 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। वेक्टर बी बराबर जो है आपको दिखाना है वेक्टर बी -2i आप +4j है, इसको दिखाना है थर्ड में। फिर जो है आपका वेक्टर सी बराबर है 3k है और आपका 2j है, इसको दिखाना है। बात समझ लीजिए, दोनों को आपको रिप्रेजेंट करके मेरे व्हाट्सएप पर जल्दी से सेंड कीजिए, हम चेक करेंगे कि आपको क्या समझ में आया है। देखिए बात को समझ लीजिए, बहुत लोग आपका बना के भेजे थे है ना, लेकिन बनाते कैसे हैं, दिमाग कैसे लगाते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिमाग डेवलप करना है एक्चुअली है ना। और डेवलप में ये करवाना है कि देखिए यहाँ कौन सा एक्सिस है, आप बताइए ये 2D वेक्टर है कि 3D वेक्टर है कि 1D वेक्टर है, ये बताइए पहले। तब 2D है, 2D मतलब प्लेन होता है। तो पहले ये पकड़िए, आई है तो एक्स और जे है तो बाई, मतलब कि एक्स बाई एक्सिस यहाँ दिखा देना है। सबसे पहले ये समझना है कि जो रहेगा उसी के अनुसार दिखाना है एक्स बाई। बात समझ रहे अच्छा हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो है उसी के अनुसार दिखाना है ये एक्स बाई, इस बात को समझ लीजिए। इसके बाद कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर चलिएगा तो एक्स में जो है -2 है मतलब इधर है, -2 मतलब इधर है, और जे में +4 है मतलब इधर है। तो दोनों का मिला के कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पर कहीं होगा। तो हम तो पहले बोले हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं, यहाँ पर सीधा ऐसे लाइन दिखाया जाता है और एरो दिया जाता है उस पॉइंट पर, और तब ये वेक्टर बी कहला जाता है सीधा। अब जरा गौर कीजिए, आगे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है के, और यहाँ पर भी 2 एक्सिस है, तब 2 एक्सिस पहले खींचिए। अब देखिए एक्सिस में इसी को एक्स मानना इसी को वाई मानना ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। जो 10 तक पढ़े तो उसमें थोड़ा सा दिमाग और बढ़ा लीजिए, सोचिए अगर 2D है तो 2D को ही यहाँ रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इस बात का ध्यान देना है, किस बात का, इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ क्या क्या एक्सिस है उसको देखना है।
ये जेड है, ये बाई है, तो बाई को बाई ही रहने दीजिए, लेकिन जो जेड है ना, एक्स के बदले लिख दीजिए कि यही जेड एक्सिस है। कोई गलत नहीं होगा, पहले सोच लीजिए, ध्यान से समझिए। हम एक्स एक्सिस को हवा में उठा देंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे? तो ऐसा ही करना है आपको, क्योंकि अब बात याद कीजिए, देखिए ये अभी एक्स वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, पेन वाला हवाला, इसको उलट दिए, ऐसे उलट दीजिए। देखिए कोऑर्डिनेट व्यू पर डिपेंड करता है कि किधर से आप देख रहे हैं, और यानी कि अपने हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो अपने हिसाब से ये ड्रॉ करेंगे कि जो आपका एक्स के अलोंग है, बाई के अलोंग है, वो रहने देंगे, लेकिन जो हट करके दूसरा रहेगा उसको हम दूसरा से दिखा देंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए अब जल्दी से। ये बात याद रहेगा ना जो हम बोले हैं? तो यहाँ पर सर देखिए अब अगर ध्यान से जेड बोलिए, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। सर अगर 3k है, उसको अगर -3k अगर होगा तो सर ये सेकंड कोऑर्डिनेट से फिर बनेगा। तो ये तो अगर पहले तो बाई जेड समझ में आया कि नहीं, ये पहले सोच लीजिए। हमको बाई जेड लिखना है और उसके बाद प्लस माइनस सोचना है। जैसे कि ये अगर माइनस रहता है, चलिए हम इसको माइनस कर देते हैं, लीजिए। अब खुश, क्वेश्चन ही बदल दिए, हम इसी का ड्रॉ करते हैं। तो के जो है प्लस में है, तो के प्लस में है, तो यानी जेड प्लस में, तो 3z प्लस में इधर आएगा, और जे हो गया माइनस में, तो इधर हो गया ये -2, यानी वेक्टर आप इधर दिखाइएगा, तब होगा आपका क्या हो जाएगा, ये वेक्टर सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पहले एक्स और वाई कैसे मानना है उसको समझिए। अभी और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, रुकिए पहले, अभी ध्यान से, भागना नहीं है ना। अभी हम 5 6 7 8 क्वेश्चन और दे रहे हैं बनाने के लिए, कि आप जल्दी से उसको बनाना है। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D वेक्टर। देखिए आज तक अगर हिसाब किताब लगाया जाए, आज तक क्लास का, 2 क्लास का, तो बहुत कुछ आपको याद करना है। आपको लगता है कि समझ गए, छोड़ देते हैं, जी नहीं, वैसे कीजिएगा ना तो बाद में 1 2 महीना के बाद आप बहुत परेशान हो जाइएगा। अभी से सबको लर्न करते जाना है डेफिनेशन के साथ, है ना, छोड़ना नहीं किसी को है। बस इतना ही सोचिए, और ऐसे केवल समझ के चलेंगे तो समझ से समझ तो बढ़ जाएगा, लेकिन रिजल्ट की ओर बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट के लिए सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना है, याद करना है, मतलब कि फास्ट रफ्तार रखना है, कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। रिजल्ट के लिए बहुत कुछ किया जाता है। हमको पता है कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन उस समझ को अगर याद करके नहीं रखेंगे तो एग्जाम में जो रट के जाएगा वो आपसे तेज हो जाएगा, आपसे आगे निकल जाएगा, है ना, और आप पीछे छूट जाएंगे क्वेश्चन बनाते समय। देखिए 2 क्वेश्चन हम उधर दिए थे, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, फिर से मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, होमवर्क में दे रहे हैं, आप अभी बना के भेजिएगा, मीटिंग कट जाएगा ना तो फिर हम आपका ये होमवर्क हो जाएगा आपका, है ना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग 2D वेक्टर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग 2D वेक्टर, 2D वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है आपको जो दे रहे हैं। पहला है वेक्टर ए बराबर है 2j + 3k है। दूसरा है वेक्टर बी बराबर जो है आपका -2i + 3k है। तीसरा जो है आपका वेक्टर सी बराबर आपका दिया हुआ है -2i + 3j है। चौथा जो है आपका वेक्टर डी बराबर है -2i - 3k है। पांचवा जो है वेक्टर ई बराबर जो है आपका -2j है और -3k है, ठीक है। छठा जो वेक्टर है वेक्टर एफ बराबर है आपका 5k है -3i है। सातवां जो वेक्टर है वेक्टर जी बराबर है आपका 2j है और -3i है। देख लीजिए ध्यान से। और 8 में है वेक्टर एच जो है आपका -j है और +5k
5k है, ठीक है। 9वां जो है वेक्टर m जो है आपका 2j है -3k है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करके हमको भेजना है बना करके, ठीक है। चलिए एक बात पूछते हैं, अंकित आप बताइए इसमें से कोई जो एक क्वेश्चन है बनाने के लिए बोलिएगा, वो हम बना के दिखाएंगे। अभी जो आप बोलेंगे वही मैं बनाऊंगा। 9 नंबर तक में जो वेक्टर आपको लगता है कि कठिन है रिप्रेजेंट करना, वो बताइए, हम उसको आपको तुरंत सॉल्यूशन कर देंगे अभी। क्योंकि अगले क्लास में बहुत भयानक खतरनाक खेल होगा जो आज तक आप पढ़े नहीं हैं। आप कोऑर्डिनेट में 3D पढ़े हैं, आपको अगर कोई, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट में क्या पढ़े वो समझ लीजिए। आप कोऑर्डिनेट में पढ़े थे p बराबर 2 + 3 का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, p पॉइंट है -2 है +3 है, इसका रिप्रेजेंट कीजिए। कभी ऐसा पढ़े हैं 2, 3 और 5 को रिप्रेजेंट कीजिए? कभी ऐसा पढ़े हैं कि -2 आई, -2, 2 और 2 को ऐसा रिप्रेजेंट किए हैं? तो नहीं किए हैं, तो सोचिए कितना दर्द होगा आपको, पहली बार पढ़ेंगे। इसलिए जरा ध्यान से, अगर हो सके तो यूट्यूब वगैरह गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि 3D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। पहले उसको एक बार समझ लीजिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D वेक्टर। अगले क्लास में चलेगा शुरुआत में ही, और वो तब आपको जाके समझ में जल्दी से आ जा बात है, ठीक है। अन्यथा फिर बहुत मुश्किल है, मतलब आपको समझना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। अब से एक ही क्लास आसान था वो डिफिनीशन वाला, अब डिफिनीशन का खेल खत्म हो गया है। अब आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और बार बार करें समझ करके सिर्फ जो आगे बढ़ेंगे ना, बहुत कष्ट होने वाला है आपके भविष्य में। सब चीज में परफेक्ट होना चाहिए, समझने के बाद आपको याद करना पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। जो याद करके आएगा आपसे आगे हो जाएगा, टेस्ट में आपसे वो आगे हर हाल में हो जाएगा, उसका रफ्तार ज्यादा रहेगा। बस इतना ही सोच लीजिए, समझना भी जरूरी है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। सीधा सीधा समझ लीजिएगा तो 2-4-10 दिन में भूल सकते हैं आप, लेकिन अगर प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाए, जिसी को हिंदी में कहते रट लेना, तब फिर मजा आ जाएगा, तब कभी भूलिएगा ही नहीं, है ना। जिनको जिनको रिजल्ट चाहिए उनको ऐसा काम करना ही पड़ेगा, कोई कंडीशन दूसरा इसमें नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, किंतु परंतु इसमें नहीं आएगा। और हम जब डिस्क्रिप्शन पूछे तो हमको हिंदी में नहीं समझाएगा, हमको समझ में आता है, आपको डिफाइन करके सीधा सीधा बोल देना है। हम पूछेंगे वेक्टर को डिफाइन कीजिए, तो सर वैसा चीज जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, अरे तो हमको पता है, आप ऐसा बोलिए दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज नोन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। हम ये सुनना चाहते हैं आपसे, हमको समझाने की जरूरत नहीं है, हमको तो समझ में आता ही है, आप क्या समझ के याद किए हैं वो हमको बताना है। अब हम पूछ देंगे यूनिट वेक्टर क्या है, तो सर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। तो उसको आपको डिफाइन करने में क्या शर्म बरता है, उसको याद करना पड़ेगा आपको। ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में तो झापड़ सीधा मिलता है वैसे बोलने पर, बिना याद किए हुए कोई काम नहीं होगा, बस इतने सोच लीजिए। आपको याद करना ही पड़ेगा, तो उसमें किंतु परंतु नहीं करना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और आपका ये वीडियो जो